हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? मैं आपके लिए पुनः भूगोल की श्रृंखला कक्षा 12 की लेकर आया हूं और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। सबसे पहले हम कक्षा 12 के जो चैप्टर हैं उनको वीडियो दर वीडियो दर हमको पढ़ेंगे। अब बात आपके दिमाग में आती होगी, सर ये जो वीडियोस हैं वो तो यूट्यूब पे काफी हैं और काफी विद्वान साथियों ने अच्छे ढंग से बता रखा है। लेकिन बेटा, मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको जो ये चैप्टर्स हैं वो मैं सरल सहज शब्दों में समझाऊं, या यूं मानकर चलिए कि मैं खुद को स्टूडेंट मानकर आपकी जगह रहकर रखकर समझाऊं कि आपको किस तरीके से समझ में आएगा। मेरी कोशिश ये रहेगी और मैं इसमें पूरी कोशिश करूंगा। तो आज मैं चैप्टर लेकर आया हूं, पहला पाठ है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। पाठ 1 है। तो प्यारे बच्चों, आप इसको ध्यान से देखिए। पाठ शुरू हुआ है मानव भूगोल। मैंने आपको कहा कि मैं इसको सरल शब्दों में से पहचान मैं आपको लेकर आऊंगा। तो पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगा कि भूगोल के अंदर पहला पाठ मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र ही क्यों हुआ, और कहीं से शुरुआत हो सकती थी, यहीं से शुरुआत क्यों हुई? तो मैं थोड़ा आपको पूर्व ज्ञान की तरफ ले जाऊंगा। पिछली कक्षा में आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। कक्षा 11 में पहला ही पाठ था और उस पाठ का नाम था भूगोल एक विषय के रूप में। भूगोल एक विषय के रूप में वहां पर बताया गया था कि भूगोल क्या है, पृथ्वी पर जो भी परिवर्तन है, पृथ्वी पर जो भी भौतिक आकृति है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदी है, झील है, इनको पढ़ना ही हमको भूगोल है। यानी भूगोल का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा आपको, आपने पढ़ी होगी कि जैसे आप बात करते हैं, हम भूगोल को बोलते हैं ज्योग्राफी। क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी। तो यहां पर जियो का मतलब है पृथ्वी, जो ग्रीक भाषा में बताया गया है, और ग्राफी का मतलब है वर्णन। तो यहां पर जो ग्रीक विद्वान है उनका नाम है इरेटोस्थनीज। क्या नाम है? इरेटोस्थनीज। उन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का उपयोग किया था। तो बेटा, इरेटोस्थनीज जो थे उन्होंने कहा ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी पहली बार उन्होंने शब्द दिया। और ज्योग्राफी का मतलब ही होता है पृथ्वी का वर्णन करना। तो यहां पर जो पृथ्वी का वर्णन किया गया है, आप 11वीं क्लास से पढ़े होंगे, तो वहां पर अपने पर्वत पढ़े, पठार पढ़े, मैदान पढ़े आपने। लेकिन जैसे भूगोलवेत्ता होता है तो भूगोलवेत्ता की विषय वस्तु भी चेंज होती है समय के साथ में। अब हुआ क्या, समय के साथ में उन्होंने देखा कि एक जीव ऐसा है मानव, जिसने पृथ्वी पर परिवर्तन करना शुरू कर दिया है। चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो। मकान बना दिए हैं, सड़क बना दी है, नदियों का रास्ता मोड़ दिया है। तो फिर ज्योग्राफर्स जो थे, जो भूगोलवेत्ता थे, उनको आवश्यकता महसूस हुई। उनको क्या आवश्यकता महसूस हुई भूगोलवेत्ता को? कि अब मनुष्य को केंद्र में मानकर हमको अध्ययन करना पड़ेगा। और इसी कारण ही भूगोल की नई शाखा का जन्म होता है, जिसको हम कहते हैं मानव भूगोल। क्या कहते हैं? मानव भूगोल। तो इस पाठ में क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, आप ये समझिए। इस पाठ में हम पढ़ने जा रहे हैं मानव भूगोल का जन्म, मानव भूगोलवेत्ताओं की जो है, भूगोलवेत्ताओं की परिभाषा क्या दी गई है। रेडजेल की पढ़ेंगे, सैंपल की पढ़ेंगे, हम ब्लास की परिभाषा पढ़ेंगे। इसके अलावा भूगोल में द्वैतता क्या है, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, सीमित है लेकिन समझने लायक है। भूगोल में द्वैतता। मानव भूगोल की प्रकृति पढ़ेंगे हम। जो प्रकृति यानी किसी भी व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, वैसे मानव भूगोल का क्या स्वभाव है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। यहां इस पाठ में बेसिकली बेटा क्या है, इस पाठ का भाव समझना है। बाकी इसमें ऐसा कुछ सिद्धांत रूप से कुछ भी नहीं है, केवल वर्णात्मक रूप से है। मानव का प्राकृतिकरण पढ़ेंगे, प्रकृति का मानवीकरण पढ़ेंगे, मात्रात्मक क्रांति के विरोध में अन्य विचारधाराओं का जन्म पढ़ेंगे, जिसमें मानवतावादी है, अमूलवादी है और व्यवहारवादी विचारधारा है। तो हम ये सब पढ़ने जा रहे हैं। अब बात आती है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। तो मैंने आपको जैसे बताया, कक्षा 11 के अंदर हमने भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ा, लेकिन भूगोलवेत्ता, आप इस चीज को समझिए, उस वक्त जो भूगोलवेत्ता था, उस वक्त जो समय था, तो समय के हिसाब से उन्होंने क्या किया, समय के हिसाब से उन्होंने भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ा। उन्होंने बताया कि जो भूगोल है वो किस संदर्भ में पढ़ेंगे, हम भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे। लेकिन जब एक जीव की उत्पत्ति हुई जिसको मानव कहते हैं, तब उन्होंने कहा कि मानव परिवर्तन कर रहा है। तो उस समय के जो भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने मनुष्य को संदर्भ में रखकर, केंद्र में रखकर भूगोलवेत्ताओं ने उसको काम किया, और मानव भूगोल का जन्म होता है। मानव भूगोल का इसमें जन्म होता है। अब है क्या इसमें, देखिए आप कि परिभाषा क्या है। मानव भूगोल की परिभाषा दी है कि भौतिक पर्यावरण प्लस मनुष्य के द्वारा जो क्रियाकलाप किए गए, मनुष्य द्वारा किए गए क्रियाकलाप,
भौतिक पर्यावरण तथा मनुष्य के द्वारा किए गए क्रियाकलापों को केंद्र में मानकर जिस विषय वस्तु का विकास किया गया है उसे हम मानव भूगोल कहते हैं। अब मनुष्य ने क्या क्रियाकलाप किए हैं? मनुष्य ने आर्थिक किए हैं, सामाजिक किए हैं, राजनीतिक किए हैं, सांस्कृतिक क्रियाकलाप किए हैं, सांस्कृतिक क्रियाकलाप किए हैं। आपकी बुक में ये परिभाषा नहीं दी हुई है, लेकिन इसको समझना बहुत ही जरूरी है कि भौतिक पर्यावरण का मनुष्य के मध्य जो अंतःक्रिया है उन संबंधों को देखते हुए मानव भूगोल का जन्म होता है। और इसमें इन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो परिवर्तन किए हैं। यहां पर सबसे खास बात कि मानव भूगोल जो है, यह आता है प्रश्न कि मानव भूगोल का जन्म कब हुआ? मानव भूगोल का जन्म कब हुआ? तो इसका उत्तर है 18वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ? 18वीं शताब्दी में हुआ। तो हमने जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद उसका नामकरण होता है, उसके बाद में उसका आगे विकास होता है, वैसे हमने मानव भूगोल का बात कर ली कि मानव भूगोल का किन परिस्थितियों में कैसे जन्म होता है। जब मनुष्य आता है उसके परिवर्तनों के आधार पर मानव भूगोल का जन्म होता है। अब हम इसमें पढ़ने जाएंगे मानव भूगोल के संदर्भ में इसकी परिभाषाएं। लेकिन परिभाषाएं पढ़ने से पहले हमको एक और टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, और वो बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। वो है मानव भूगोल में द्वैतता, यानी भूगोल में द्वैतता। भूगोल में द्वैतता। अब ये द्वैतता क्या है बेटा? द्वैतता का मतलब है कि किसी भी चीज के दो पक्ष होते हैं। जैसे सुख होता है, दुख होता है, रात होती है, दिन होता है, वैसे ही मानव भूगोल या भूगोल के भी दो पक्ष हुए। और आपको पता है भूगोल के दो पक्ष यहीं से शुरू हो जाते हैं। प्रारंभ में विद्वान थे, उन्होंने कहा कि भूगोल को दो तरीके से पढ़ना पड़ेगा, एक तो भौतिक भूगोल, और एक उन्होंने कहा कि अगर मानव को संदर्भ में रखेंगे तो आप उन्होंने बताया कि मानव भूगोल। मानव भूगोल, तो यहीं से भूगोल में द्वैतता का सिद्धांत लागू हो गया। द्वैतता का मतलब कुछ विचारक भौतिक भूगोल की बात कर रहे थे, कुछ विचारक मानव भूगोल की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ विचारकों ने कहा कि हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। तो यही द्वैतता है। द्वैतता और आती है इसमें भूगोल के अंतर्गत द्वैतता कहां पर आती है, इसको भी समझिए आप। भूगोल में आप आगे देखेंगे तो आगे दो शब्द और आते हैं, आप पढ़ेंगे। एक तो है नोमोथेटिक और एक है इडियोग्राफिक। इडियोग्राफिक, हम पॉइंट्स के हिसाब से चल रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे विषय वस्तु जैसे पानी का बहाव लेकर चलता है, वैसे हम विषय वस्तु को लेकर चल रहे हैं। इडियोग्राफिक और नोमोथेटिक का मतलब क्या है कि उस वक्त जब भूगोल का जन्म हो रहा है, भौतिक भूगोल हो रहा है, मानव भूगोल दो शाखाएं बट रही है, बाद में तो और भी शाखाएं बटी है, लेकिन हम दो मुख्य शाखाओं की बात करें तो कुछ विद्वान ने कहा कि हमको इनके भूगोल के अंदर अगर हम पर्वत पढ़ना है, पठार पढ़ना है, या हमें किसी पृथ्वी के अंदर आंतरिक संरचना के बारे में जानना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? नियमों को जानना पड़ेगा, सिद्धांतों को जानना पड़ेगा, नियमों सिद्धांतों को। तो यहां पर जो ये नोमेथेटिक है, इसका मतलब है कि सिद्धांत व नियमों के द्वारा भूगोल का वर्णन। सिद्धांत व नियमों के द्वारा भूगोल का वर्णन। लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा नहीं, भूगोल एक वर्णनात्मक है, इसमें हमको वर्णन करना पड़ेगा, कहां पर पर्वत है, कहां पठार है, कहां पर वृक्ष है, किस प्रकार मनुष्य रह रहे हैं। तो इन्होंने एक पहले तो नोमेथेटिक था, कुछ विद्वानों ने कहा नहीं ये इडियोग्राफिक है, यानी इसको वर्णनात्मक भूगोल कहा। क्या कहा? वर्णनात्मक भूगोल कहा। इस तरीके से भूगोल की दो शाखाएं यहां भी बट रही है, यानी भूगोल की शाखाएं अध्ययन के हिसाब से, नोमेथेटिक, इडियोग्राफिक, ये अध्ययन के हिसाब से, ये ध्यान रखना, ये किस हिसाब से है? अध्ययन के हिसाब से। तो यहां पर भी द्वैतता का एक सिद्धांत परिलक्षित होता है, हमको पता पड़ता है कि यहां भी द्वैतता है। आप द्वैतता और भी आगे समझ सकते हैं, आपकी किताब में नहीं दे रखा, लेकिन आगे समझेंगे। कुछ विद्वान हैं, जैसे जर्मनी के हम्बोल्ट और रेटर आएंगे, हम्बोल्ट और रेटर, उन्होंने कहा कि भूगोल को दो रूप में अध्ययन कर सकते हैं, एक तो है प्रादेशिक भूगोल और एक कहा उन्होंने क्रमबद्ध भूगोल। प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल, तो यहां पर भी द्वैतता का अर्थ पता लगता है। लेकिन बाद में कुछ विचारक कहते हैं कि नहीं, हम मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, यानी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को अलग नहीं कर सकते हैं, ये दोनों चीजें एक हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर उन्होंने द्वैतता को नकारा। उन्होंने कहा कि जैसे हम बात करते हैं, हम देखिए, उन्होंने कहा कि पृथ्वी है, लेकिन उसमें मनुष्य की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हम लिखते हैं पृथ्वी का रूप, हम लिखते हैं तूफान की आंख, हम जैसे मान लीजिए परिवहन के साधनों की बात करते हैं, तो परिवहन को हम जो साधन होते हैं उसको हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। तो उन्होंने कहा कि हम
पृथ्वी को और मानव को अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों को साथ रख के पढ़ना पड़ेगा। और उन्होंने इस रूप से बताया कि पृथ्वी का रूप है, तूफान की आंख है, नदी का जो ग्रीवा है, मुख है, नदी का मुख है। इस तरीके से उन्होंने कई चीजें बताई जिसमें दोनों को साथ लेकर चला। तो यहां पर द्वितीयता का अर्थ भी हमको बताया कि द्वितीयता दो रूपों में दिखती है, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, अध्ययन के हिसाब से नोमोथेटिक और इडियोग्राफिक। और साथ में उन्होंने इस बात को कहा कि इन दोनों को अलग भी नहीं किया जा सकता। इस तरीके से मानव भूगोल के बारे में अलग अलग प्रकार के विद्वान आते हैं और वो अपनी अपनी व्याख्या करते हैं। अब इसी व्याख्या के अंदर कुछ और विद्वान हैं, महत्वपूर्ण विद्वान हैं, जिनको भी हमको पढ़ना होगा। अब वो विद्वान कौन है देखते हैं हम। हमारे इसमें जो मुख्यतः सबसे जो मोस्ट विद्वान आते हैं, वैसे तो आपके यूनानी है, ग्रीक है, जर्मन है, ऑस्ट्रेलियन है, पूरी भूगोल विचारकों से भरी पड़ी है। लेकिन हम बात करेंगे यहां पर एक विद्वान है, उनका नाम है फ्रेडरिक रैडज़ेल। क्या नाम है उनका? फ्रेडरिक रैडज़ेल। मैं प्रश्न आपसे पूछूंगा, ये फ्रेडरिक रैडज़ेल क्या है? ये कहां के विद्वान है? ये जर्मनी के हैं। ये कहां के हैं? जर्मनी के हैं। ये वैसे तो नियतिवाद के समर्थक थे। आगे बात करेंगे विचारधाराओं के, नियतिवाद, संभाववाद, नवनियतिवाद, वो बाद में बात करूंगा। लेकिन ये वैसे नियतिवाद के मतलब उसका उन्होंने काफी पुरजोर समर्थन किया था। लेकिन हम आगे बात करेंगे। फ्रेडरिक रैडज़ेल जर्मनी के हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी। एंथ्रोपोजोग्राफी। बेटा आपको नाम से स्पष्ट होना चाहिए। एंथ्रोपो यानी एंथ्रोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे, जैसे जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, वैसे एंथ्रोलॉजी का मतलब होता है मानव। तो यानी मानव है, और ज्योग्राफी का मतलब भूगोल, यानी मानव शास्त्र कहते हैं अपन, लेकिन मानव के संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था एंथ्रोपोजोग्राफी। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? इनको आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कहते हैं। मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, फ्रेडरिक रैडज़ेल है, जर्मनी के हैं, एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक लिखी है। काफी बार क्वेश्चन आता है, एक नंबर का आता है, और इनको आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। अब इन्होंने कुछ परिभाषा दी है। मैं आपके तीनों विद्वानों की परिभाषा है वो आपको मैं एक तरीके से बताऊंगा, एक नियम के हिसाब से बताऊंगा, जिससे आपको तीनों की याद हो जाए। देखिए, हमको जैसे मान लो रैडज़ेल की परिभाषा याद करनी है। किसकी याद करनी है? रैडज़ेल की। अब रैडज़ेल की परिभाषा याद करनी है बेटो। बच्चा देखो, आप इसमें देखो एक बात कि हम एक तो लेंगे पृथ्वी को। किसको लेंगे? पृथ्वी को। और एक हम लेंगे मानव को, और उनके मध्य क्या संबंध है। तो उन्होंने बताया, रैडज़ेल ने क्या बताया कि मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल उन्होंने बताया कि मानव भूगोल क्या है? मानव समाज, मानव समाज और धरातल के मध्य, मानव समाज और धरातल के मध्य कैसे संबंधों का अध्ययन है। और संबंध कैसे हैं? संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, संबंधों का अध्ययन है। आपको कोई भी परिभाषा हो ऐसे याद करनी चाहिए। जो मुख्य शब्द है, परिभाषा को आप बदल सकते हैं, लेकिन मुख्य शब्दों को याद कीजिए। यहां पर उन्होंने, रैडज़ेल ने कहा कि मानव भूगोल क्या है? मानव समाज। आप मनुष्य के रूप में क्या ले रहे हैं? मानव समाज। और पृथ्वी के रूप में ले रहे हैं धरातल के मध्य संबंध कैसे होने चाहिए? संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। तो अगर आपका एक प्रश्न और आता है कि किस विद्वान ने पृथ्वी और मनुष्य के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन दिया है, ये किया है, तो आप नाम लेंगे फ्रेडरिक रैडज़ेल ने लिया है। संश्लेषण का मतलब आप समझते हैं बेटा, आपने 9th और 10th पढ़ा होगा गणित के अंदर। संश्लेषण का मतलब होता है विश्लेषण यानी तोड़ना, और संश्लेषण यानी होता है जोड़ना, यानी किसी चीजों को जोड़कर आप करते हैं। तो ये संश्लेषित संबंधों का अध्ययन। तो हमने क्या पढ़ा? फ्रेडरिक रैडज़ेल जर्मनी के हैं, पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी है। इसी के आधार पर इनको आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कहते हैं। और इनकी पुस्तक, इनकी परिभाषा है मानव समाज और धरातल के मध्य संश्लेषित संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। अब हम अन्य विद्वान, दूसरे विद्वान पढ़ते हैं। आपकी किताब में दे रखा है एक विदुषी, यानी विद्वान तो हमने पढ़ लिया, एक महिला है, भूगोलवेत्ता है, उनका नाम है एलन सैम्पुल। उनका नाम है एलन सैम्पुल। ये कहां की है? ये है अमेरिका की। ये अमेरिका की भूगोलवेत्ता है। ठीक है, अब अमेरिका की भूगोलवेत्ता है, लेकिन ये भूगोलवेत्ता जो है एलन सैम्पुल, ये रैडज़ेल की शिष्या रही।
रेड जेल की शिष्या रही है। और जब रेड जेल की शिष्या रही है तो आप जानते होंगे इस पर प्रभाव भी, इनकी जो सोच है या इनकी जो रिसर्च है उसे प्रभाव किस करेगा? रेड जेल करेगा। और रेड जेल मैंने बताया नियतिवाद के समर्थक थे। मैं आपको संक्षेप में बता दूं, नियतिवाद विचारधारा वो होती है जहां पर प्रकृति प्रमुख होती है, मनुष्य प्रकृति का दास होता है। तो यही रेड जेल कहते थे। बाद में उन्होंने आधुनिक मानव भूगोल के बारे में लिखा तो इसलिए उनको मानव भूगोल का जन्मदाता भी कहते हैं। लेकिन रेड जेल ने भी उनके प्रभावों के अंदर मानव भूगोल की परिभाषा दी, लेकिन रेड जेल घोर नियतिवाद समर्थक थी। उन्होंने तो यह तक कहा था कि मनुष्य के जो सिर से लेके पांव का जो नाखून है वो सब मिट्टी से मिले हुए, पृथ्वी से मिले हुए हैं, और मनुष्य इसी में जन्म लेता है, और पृथ्वी यानी प्रकृति जब चाहे उसको अपने आप में मिला देती है, मिटा देती है। लेकिन अपने गुरु के प्रभाव में आके इन्होंने परिभाषा दी, मानव भूगोल की परिभाषा देते हैं। कौन? एलन सैम्पल। और उन्होंने भी बताया, मैंने आपको बात की थी, इन्होंने ये भी क्या लेंगे, एक तरीके से समाज में अपन मनुष्य को लेंगे और यहां पर लेंगे प्रकृति को लेंगे। तो इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मानव समाज, रेड जेल ने, इन्होंने कहा क्रियाशील मानव, क्रियाशील मानव, क्रियाशील मानव। और पृथ्वी के लिए इन्होंने लिया अस्थायी पृथ्वी, अस्थायी पृथ्वी। अस्थायी का मतलब क्या था? कि परिवर्तनशील है। तो इन्होंने क्या कहा कि मानव भूगोल जो है, रेड जेल एलन सैम्पल ने कहा कि मानव भूगोल जो है वो क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के मध्य संबंधों का अध्ययन है। संबंध कैसे? पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये इन्होंने कहा। अब देखिए कितना आसान हुआ। उन्होंने कहा समाज, उन्होंने कहा धरातल और संश्लिष्ट संबंधों का अध्ययन है। सैम्पल कहती है क्रियाशील मानव, अस्थायी पृथ्वी और पारस्परिक परिवर्तन संबंधों का अध्ययन। एक प्रश्न यहां से बनता है कि इनकी परिभाषा से क्या पता पड़ रहा है? मानव भी क्रियाशील है, पृथ्वी भी अस्थायी है और परिवर्तन भी परिवर्तनशील है। तो यानी इनकी परिभाषा से लगता है, जो संबंध पता लगता है वो कैसा है? गत्यात्मक है। गत्यात्मक, गत्यात्मक जो परिभाषा है वो गत्यात्मक कह सकते हैं, या फिर बदलती हुई परिवर्तनशील संबंधों को बता रही है, परिवर्तनशील संबंधों को बता रही है। तो प्रश्न आता है कि ऐसी कौन सी विद्वान है, इससे कौन है जिनकी परिभाषा में गत्यात्मक विचारधारा परिलक्षित होती है या दिखती है? तो आप बोलेंगे एलन सैम्पल। ये कहां की थी? अमेरिका की थी। अब एक नए विद्वान आते हैं, देखिए आप, यहीं से मैं इसको मिटाऊंगा, यहीं से अपन देखेंगे। ये विद्वान है, उनका नाम है विडाल डी ला ब्लास। क्या नाम है इनका? विडाल डी ला ब्लास। मुझे उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। और हमारे पाठ के अंदर ये करेंगे, जिस दिन पाठ पढ़ा है, जो टॉपिक पढ़ा है, उसका आखिरी में रिवीजन करेंगे। विडाल डी ब्लास कहां के हैं? ये फ्रांस के हैं। कहां के हैं? फ्रांस के हैं। अब कुछ खास बता देता हूं। इन्होंने एक विचारधारा दी थी, उस विचारधारा का नाम है, वो विचारधारा क्या थी उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन वो विचारधारा दी आपको, जिससे याद रहे, आपको क्लिक कर जाए। उस विचारधारा का नाम है संभववाद विचारधारा। क्या नाम है? संभववाद विचारधारा। इसमें मनुष्य प्रकृति प्रमुख कहां थी? नियतिवाद में थी। और इसमें कौन प्रमुख है? मनुष्य प्रमुख है संभववाद विचारधारा के अंदर। कैसे है हम ये बात करेंगे बाद में। तो इन्होंने विडाल डी ब्लास ने किसने दी? ये फ्रांस के थे। और इन्होंने भी क्या है, मानव भूगोल की परिभाषा दी। इन्होंने क्या कहा समझिए आप। इन्होंने क्रियाशील मानव की जगह, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं बेटा, मैंने आपको शुरू में भी कहा था किताब में सब कुछ परोसा हुआ है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है जो किताब में दे रखा है उसको सरल शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत कर सके। तो इन्होंने क्या कहा? क्रियाशील मानव की जगह कहा, इन्होंने सभी जीवों को ले लिया, मनुष्य भी ले लिया, पशु भी ले लिया। तो इन्होंने कहा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव, पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव, पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव, निवास करने वाले जीव, पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव, यानी मनुष्य में के साथ इन्होंने सभी को ले लिया। और अस्थायी पृथ्वी की जगह लिया इन्होंने कि पृथ्वी को प्रभावित करने वाले भौतिक नियम, पृथ्वी को प्रभावित करने वाले भौतिक नियम, भौतिक नियम, उनके मध्य संबंधों का अध्ययन है, संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है, संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है, ये इन्होंने कहा।
ये इन्होंने कहा। तो यहां पर देखिए वही मानव की बात हो रही है, यानी मनुष्य की बात हो रही है, लेकिन उन्होंने पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीवों को भी ले लिया, क्योंकि प्रकृति के अंदर जीव भी यानी पशु भी कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हैं। और भौतिक नियम समझिए, भौतिक नियम का मतलब होता है कि जो हवा का चलना है, पवन चल रही है, जल का बहना है, या कोई तूफान का आना है, इन या फिर भूकंप का आना है, या इन ज्वालामुखी का आना है, इनके कारण भी पृथ्वी पर जो परिवर्तन हो रहे हैं, तो उनको मिलाकर जो अध्ययन किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? मानव भूगोल कहलाएगा। वो कहलाएगा मानव भूगोल। ये परिभाषा किसने दी? ब्लास ने। तो रेडजेल देते हैं मानव समाज और धरातल के मध्य। आपको याद हो होगा, मेरे साथ आप रिपीट कीजिए चाहे। आपके कुमारी एलन सैम्पल जो उनकी शिष्या है, वो कहती है क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। और हमारे ब्लास कहते हैं कि पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव और पृथ्वी को प्रभावित करने वाले भौतिक नियमों के मध्य। परिभाषा बदल सकती है, हो सकता है किताब में, लेकिन शब्दों का हेर फेर हो सकता है, लेकिन जो मूल भाव वो यही रहेगा। तो ये भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने यहाँ पर परिभाषा दी। तो इस प्रकार हम मानव भूगोल की जो जन्म से शुरू करते हैं 18वीं शताब्दी के अंदर, और हम आते हैं इनके द्वैतता से आकर हम ये बता देते हैं कि भाई मानव भूगोल के किन किन विचारकों ने, किन किन भूगोलवेत्ताओं ने क्या क्या परिभाषा दी। अब जो टॉपिक आ रहा है यहां से हम देखते हैं, यहां पर है मानव भूगोल की प्रकृति। तो हम प्रकृति पढ़े कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या रही है। मानव भूगोल की प्रकृति क्या रही है? देखो बेटा, मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? प्रकृति का मतलब समझिए आप। प्रकृति का मतलब होता है किसी व्यक्ति का स्वभाव क्या रहा है। स्वभाव जैसे आपका स्वभाव है, मेरा स्वभाव है। तो मानव भूगोल में हम पढ़ेंगे क्या? मैंने आपको पहले ही परिभाषा दी थी कि मानव भूगोल में पृथ्वी और मनुष्य के दोनों को पारस्परिक मिलाकर पढ़ेंगे और मनुष्य के द्वारा किए गए परिवर्तनों को पढ़ेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें मानव भूगोल की प्रकृति के अंदर बात करें, तो इसका केंद्र बिंदु कौन है? केंद्र बिंदु कौन है मानव भूगोल की प्रकृति का, या विषय वस्तु का केंद्र बिंदु कौन है? विषय वस्तु का केंद्र बिंदु है मनुष्य। कौन है? मनुष्य। और यहां पर अध्ययन किनका किया जाएगा? इसमें अध्ययन किसका किया जाएगा? इसमें अध्ययन किया जाएगा पृथ्वी के सापेक्ष मनुष्य के द्वारा किए गए सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाएगा। परिवर्तनों का अध्ययन किया जाएगा। तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कुछ बच्चे मुझसे नए होंगे, जुड़े होंगे, तो समझिए आप, मेरी परिभाषा हमेशा अलग होगी। क्यों अलग होगी? क्योंकि आपको रटना नहीं है, विषय वस्तु को समझना है। यहां पर आपके पास आ जाए मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, तो आप लिखेंगे कि मानव भूगोल की प्रकृति यानी मानव भूगोल के अंदर मनुष्य को केंद्र बिंदु माना गया है, और इसमें पृथ्वी और जो मनुष्य हैं उनके सामंजस्य को दिखाया गया है। और इसमें बताया गया है कि इस पर जो मानव भूगोल का विषय वस्तु होगी, जो अध्ययन होगा, वो पृथ्वी के सापेक्ष मनुष्य ने जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन किए हैं उनका अध्ययन करना ही मानव भूगोल की प्रकृति है, मानव भूगोल की विशेषता है। तो आपकी मानव भूगोल की प्रकृति आ गई। संक्षेप में हम ये समझेंगे कि मानव भूगोल की प्रकृति के अंदर अब इसी कारण देखिए आप, मानव भूगोल की इसी कारण शाखा जन्म होती है। मनुष्य ने मान लीजिए अब सामाजिक परिवर्तन किए, तो आप आगे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सामाजिक भूगोल पढ़ेंगे आगे, मतलब आप जब एमए करेंगे। मनुष्य ने खनिज वनिज निकाले, पेड़ पौधों को काटा, तो आप खनिज के लिए किया, तो आप आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे। मनुष्य ने पृथ्वी पर कई उद्योग खोले, तो आप औद्योगिक भूगोल पढ़ेंगे। नगरों का निर्माण किया, तो नगरीय भूगोल पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है? ये सब विषय वस्तु तो है, ये सब मानव भूगोल की विषय वस्तु है। तो मानव भूगोल की विषय वस्तु किससे प्रभावित हो रही है? ये सब प्रभावित हो रही है मनुष्य ने जो जो क्रियाकलाप किए, जो जो परिवर्तन किए, सामाजिक किए, आर्थिक किए, औद्योगिक किए, नगरीय किए। एक राजनीतिक भूगोल भी बहुत अच्छा है, वो भी ले सकते हैं, राजनीतिक भूगोल। तो परिभाषा यानी क्या बनता है? मानव भूगोल की प्रकृति का मतलब क्या है कि मानव भूगोल के अंदर मनुष्य को केंद्र बिंदु का स्थान दिया गया है। इसके अंदर मनुष्य को प्रकृति के सापेक्ष एक साथ लेकर पढ़ा गया है, जिसमें मनुष्य ने प्रकृति के सापेक्ष जो भी परिवर्तन किए हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, उनको पढ़ना ही मानव भूगोल की प्रकृति है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का जो लेक्चर है समझ में आया होगा। ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा आपको बता दूं। आज हमने मानव भूगोल का जन्म लिया है, जैसे बच्चे का जन्म होता है वैसे मानव भूगोल का जन्म किया, उसका नामकरण किया, आपको बता दिया कि भूगोलवेत्ता है जो रेडजेल ने क्या परिभाषा दी, ब्लास ने क्या दी, और आपके एलन सैम्पल ने क्या दी। द्वैतता पढ़ी, इडियोग्राफिक, नोमेथेटिक,
नॉमेथेटिक यानी नियम सिद्धांत, इडियोग्राफिक यानी वर्णनात्मक भूगोल का हमने इसमें अध्ययन किया। इसके साथ में ही हमने भौतिक भूगोल, मानव भूगोल के संदर्भ में पता कि दो पक्ष आते हैं, काम करते हैं। फिर हमने मानव भूगोल की प्रकृति पढ़ी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज जो पढ़ा है वो समझ में आया होगा। हम ऐसे ही सरल सहज शब्दों में आगे बढ़ते रहेंगे अगर आपका साथ रहा और आप यूं ही पढ़ते रहे तो उम्मीद है कि कार्रवाई यूं चलता रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। अब मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में इससे आगे, ठीक है? ओके, बेस्ट ऑफ लक।